अयोध्या जो है 2 बार चर्चा में आया इस साल। एक 22 जनवरी को आया जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, भव्य राम मंदिर बना, और दूसरी बार आया है 4 जून को, यानी जो कल की तारीख थी। 27 की लड़ाई आपको लड़नी है। अखिलेश यादव ने बता दिया है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है। अखिलेश यादव का पीडीए सफल रहा। 11 में से 7 केंद्रीय मंत्री अपना चुनाव हार गए हैं। तो जो मोदी सरकार का ये विकास रहा वो जॉबलेस ग्रोथ का रहा। तो जब भी विकास कार्य होते हैं तो जो स्थानीय आबादी होती है उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बीते 1.5 महीने से देश की 543 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे थे। मंगलवार को इन सभी सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी अभी इसको लेकर कशमकश जारी है। विपक्ष हो चाहे फिर सत्ता में काबिज बीजेपी, दोनों ही जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी अभी इस पर असमंजस की स्थिति है। परिणामों ने काफी हद तक बीजेपी को चौंकाया है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का, जहां पर बीते चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर सत्ता में काबिज बीजेपी को पछाड़ा है, तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली। ये परिणाम चौंकाने वाले थे, जिसको लेकर हम आज अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे जो बीते 1.5 महीनों से उन सीटों को बारीकी से परख रहे थे, जांच रहे थे और ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर माहौल किसका है, किन समीकरणों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और जब नतीजे आए हैं तो किन समीकरणों पर ये नतीजे आए हैं और क्या फैक्टर्स रहे जो बेहद ही वहां पर ऐसे फैक्टर्स साबित हुए हैं जिन्होंने वहां पर एक नया सांसद दिया है या तो फिर दोबारा वहां पर रिपीट हुए सांसद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक एनडीटी के अजेंद्र सर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बीते 1.5 महीनों में क्या हुआ और जब परिणाम आए हैं उन पर उनका क्या नजरिया है। सर, एक बार बड़ा बदलाव देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी सीटों पर बीजेपी हार गई, जहां माना जा रहा था वो जीत जाएगी। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, 33 बीजेपी को। क्या इन परिणामों को कैसे आप देखते हैं? परिणाम जैसे राजनीतिक तौर पर जो विश्लेषक हैं या जो हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं या जो भी फीडबैक मिलता है उसके आधार पर सभी के लिए ये चौंकाने वाला था। ये सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक का फैक्टर ये रहा था 2014 से जो ट्रेंड हम लोगों ने देखा था। 2014 से हमने ये ट्रेंड देखा था कि देखिए बेरोजगारी, गरीबी और जो भी जितनी भी समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वो हमेशा से रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के एंगल पर हमेशा से एक बड़ा एज मिलता आया है विपक्षी दलों पर। वो हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ती रही है और कहीं ना कहीं वो बाकी जो जातियों की गणित है जो उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले चलती आ रही थी, वो जातियों की गणित कहीं ना कहीं वो डाउन पड़ गई और हिंदुत्व के एंगल पर सभी जातियां एक हुई और हिंदू वोटर एक मोटे तौर पे कह सकते हैं तो वो उसको भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा। इसके कारण पहली बार 2014 के इलेक्शन में आप देखेंगे 42% वोटिंग वोट उसको भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके पहले अगर आप 2009 की बात करें तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10 सीटें जीत पाई थी। अचानक से इतना बड़ा उछाल आया कि 42% वोटिंग हासिल करके भारतीय जनता पार्टी 70 के लिमिट को क्रॉस कर गई, यानी कि 80 के बिल्कुल करीब पहुंच गई, 72-73 सीटें हो गई। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को और आगे बढ़ाया और उस हिंदुत्व की लाइन पर वो आगे बढ़ती रही। 2017 में उसने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, पहली बार काफी समय के बाद वो सत्ता में लौटी। योगी आदित्यनाथ एक चेहरा बनाए गए, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का ही चेहरा उत्तर प्रदेश में इस तरह से पेश किया गया। 17 के बाद फिर 19 का चुनाव आया, 19 के चुनाव में भी यही हिंदुत्व वाली लहर चली और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों पे एज मिलता रहा। इस बार 2024 के इलेक्शन में हिंदुत्व की लहर नहीं बन पाई। आप देखेंगे पहले फेज की पोलिंग के बाद से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या सीएम योगी आदित्यनाथ हों, केशव मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों या जितने भी तमाम नेता थे, अमित शाह थे, सभी ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर के तमाम चीजें करने एग्रेसिव भाषण दिया। लेकिन विपक्ष इस बार क्या था कि उसने जवाब ही नहीं दिया, इनके किसी भी हमले का जवाब नहीं दिया। अभी तक होता यह था कि विपक्ष जो है वो जवाब देता था और जैसे ही जवाब देता था तो मामला जो है भारतीय जनता पार्टी की पिच पे चला आता था और वो उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता था।
इस बार विपक्ष ने अपनी रणनीति बिल्कुल स्टडी रखी और वो इनके ट्रैप में नहीं फंसा, जितना अभी तक समझ में आ रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई ये गणित आपको पहले क्यों नहीं समझ में आई, वो इसलिए, उसका कारण ये था कि ये जो बेरोजगारी और जो महंगाई, ये सारे मुद्दे हमेशा रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि 2019 2014 उसमें ये मुद्दे गौर हो गए, हिंदुत्व का मुद्दा ऊपर आ गया। तो इस बार ये जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं ये पचा नहीं पा रहे थे, जो भी थे ये पचा नहीं पा रहे थे कि ये मुद्दा डाउन होगा क्या। तो इस बार रिजल्ट में हिंदुत्व का मुद्दा डाउन हुआ और जैसे ही वो डाउन हुआ सारी स्थानीय समस्याएं खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट मिला है, ये अगर देखा जाए तो एक प्रकार से फिर भी बहुत सही रिजल्ट मिला है, क्योंकि जो फीडबैक मिला था वो सांसदों के खिलाफ ठीक ठाक फीडबैक था। हर बार ये कहा ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो अपने दम पे चुनाव ही नहीं जीत सकते हैं, उनका फीडबैक भी जो पार्टी लेवल पे भी गया, ये भी बात सामने आ रही है कि तकरीबन ज्यादा से ज्यादा सांसदों का फीडबैक अच्छा नहीं गया, 60 से 62 को फिर भी रिपीट कर दिया गया। और ये रिपीट करना ही नुकसानदायक हुआ क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा थी। क्षेत्रीय क्षेत्र में आप जाइए तो ग्राउंड लेवल पर जनता ये सीधे कहती थी कि मिलते ही नहीं है, सांसद छोड़िए, सांसद प्रतिनिधि से मुलाकात करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, इस तरीके की बातें थी। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कहती है कि वो ग्राउंड लेवल पे ठीक ठाक काम करती है, उसके पास कार्यकर्ता है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो यहां चूक गई। कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मामला गया। उन्होंने वो भी ये नहीं मान पाए कि इस तरीके से चीजें होंगी, और उनका ये था कि हिंदुत्व वाला कार्ड और खास तौर पर राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही साबित हुआ, क्योंकि 90 के दशक में कल्याण सिंह ने इसी राम मंदिर मुद्दे पर ही सरकार छोड़ी और उसके बाद वो वापसी नहीं कर सके। राम मंदिर, उत्तर प्रदेश ने हमेशा बताया है कि राम मंदिर हमारी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, व्यक्तिगत आस्था की बात है, राजनीतिक तौर पर हम राम मंदिर को किनारे रखते हैं। एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपने अपनी बात में जाति फैक्टर का जिक्र किया, बेरोजगारी और ये जो स्थानीय मुद्दे हैं ये तो थे, लेकिन क्या जो बहुत पहले ट्रेंड हुआ करता था एक वक्त पे, चाहे वो मायावती की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, वो जाति समीकरण बिठा के चुनाव जीते आया करते थे, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसे जाति को छोड़ के धर्म के आधार पर चुनाव जीतना शुरू किया। तो क्या एक बार फिर से वो वक्त वापस आ गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि आप जाति के उस पे एंगल पे आप तोड़फोड़ करें या जोड़े समीकरण बिठाएं और फिर अपनी सरकार में वापस आए, ज्यादा सीटें जीत सकते हैं? नहीं, अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि जाति की राजनीति नहीं करती है, वो भी ओबीसी से लेकर के सारी सियासत करती है। और अगर आप 2014 का इलेक्शन देखेंगे तो 2014 से पहले अमित शाह जब यूपी के प्रभारी बनाए गए तो वो पूरी गणित उनकी यही थी कि गैर यादव, क्योंकि ये माना जाता था कि यादव वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है, और जाटव जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट माना जाता था। तो गैर यादव, गैर जाटव वोट बैंक पे जो है उन्होंने टारगेट किया, दलित में गैर जाटव और ओबीसी में गैर यादव वोट बैंक पे टारगेट किया, और उसका लाभ भी मिला। उस वक्त केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। तो 2014 में जो बड़ी जीत मिली उसमें ये कहीं ना कहीं माना गया कि ओबीसी जातियों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सियासत नहीं करती है, लेकिन उसका चेहरा जो है वो हिंदुत्व वाला रहता है। उसका आखिरी टारगेट यही है कि सभी लोग हिंदुत्व के तौर पर एकजुट हो जाएं, लेकिन वो पॉकेट्स में इस तरीके की तैयारी करती है। अगर अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को ओबीसी ही बताते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो जाति से अलग नहीं है। इस बार बस सीधी सी बात जो अभी तक समझ में आई है वो यही है कि जो हिंदुत्व का इनका कार्ड था वो नहीं चला, और एंटी इनकम्बेंसी जो सांसदों के खिलाफ थी वो नहीं चली। तो उसके चलते क्या था कि सिर्फ बयानबाजी, हर एक चीज आ रही थी, ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको कोप अप नहीं किया जा रहा है। तो वो एक तरह से जवाब था। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव पर भी गौर करें तो यही था, अखिलेश यादव कैंप ये मान के चल रहा था कि सरकार आ गई, तो वो कमजोर नहीं पड़ा था, भाजपा जीत जरूर गई थी। लेकिन 2022 में अगर आप रिजल्ट पे गौर करें तो सीटों को हटा दीजिए, वोट परसेंटेज की बात करिए तो वो ज्यादातर सीटों पे फाइट थी। 40 से 50 सीटें ऐसी थी जिसमें 2000, 4000, 5000 इस तरीके का रिजल्ट आया था। तो कहीं ना कहीं फाइट जमीन पर हो रही थी। अब
ये पार्टी थिंक टैंक जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है उसको सोचना होगा कि ये 2022 से लेकर 24 तक 2 साल में उन्होंने किया क्या। प्रचार तो बहुत सारा किया जाता है, बताया जाता है कि हमने पन्ना प्रमुख बना लिया है, हमने मैन टू मैन मार्किंग कर ली है और एक एक चीज पे बूथ को हमने जीत लिया, बूथ जीत लिया, एक तो सब जीत लिया, सारी चीजें। लेकिन जब आप इस तरीके से बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आपके पास इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, तो ये आप फिर रणनीति किस तरह से बना रहे हैं? क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास सैंपल कम हो सकते हैं, हम 1 लाख आदमी से मिल सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम तो जाहिर सी बात है हम पूरे प्रदेश का आकलन वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप बतौर पार्टी खुद को बताते हैं कि देश की या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास कार्यकर्ता हैं जमीन लेवल पर, तो वो फीडबैक दे रहे हैं, उस फीडबैक का क्या हुआ? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए था, क्योंकि हम भाई वो उनको ये पता होना चाहिए था कि ग्राउंड लेवल पे ये है, क्योंकि आपकी ये छोटी मोटी हार नहीं है। अखिलेश यादव अपने जीवन की क्या, मुलायम सिंह यादव के जीवन से भी ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस दिए हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन है। हाँ, तो अखिलेश यादव ने जो प्रदर्शन दिया है, मुलायम सिंह यादव ने मैक्सिमम 23 सीटें हासिल की थी 2009 में। बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। 2 चीजें चुनाव परिणाम के बाद काफी लोगों के दिमाग में घूम रही हैं। एक तो जब जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। एक तो ये दावा किया जा रहा है, इस पर आपका क्या सोचना है? और सरकार को लेकर भी हम बात करेंगे कि आखिर ये जो पेच फंसा हुआ है 233 और 292 में, कि किसके ज्यादा चांसेस हैं, उस पर भी बात करेंगे और भी साथियों से हम बात करेंगे। और ये बहुत एक छोटा सा जवाब हम चाहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे ऐसी कोई स्थिति मंडरा रही है, कोई खतरा मंडरा रहा है कि उनको उनके पद से हाथ गंवाना पड़ेगा? नहीं, चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी जो अब केजरीवाल जो है आरोप है, राजनीतिक आरोप है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। अगर आप इस चुनाव की परफॉर्मेंस को अगर जोड़ते हैं तो सिर्फ अकेले योगी आदित्यनाथ को कैसे जोड़ सकते हैं? योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 चुनाव तो आपको जिताए ही है ना। अगर आप कह रहे हो ठीकरा डालने कह रहे हो, तो 5 चुनाव की परफॉर्मेंस भी तो है। 2017 में ठीक है वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद से 19 में उन्होंने उनकी अगुवाई में जीते थे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से वापस आई है और उसमें तो योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे। इसके अलावा पंचायत चुनाव हुए हैं, नगर निकाय चुनाव 2 हो चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो वो श्रेय फिर किसको दिया जाएगा? लोकसभा चुनाव का ये सही बात है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में एक बड़ा फैक्टर है। मोदी फैक्टर के बाद योगी फैक्टर एक पिछले 4-5 साल में खड़ा हुआ था, ये बात सही है। लेकिन इसको दरकिनार आप नहीं कर सकते कि आप मतलब सीधे कह दें कि भाई इनको मुख्यमंत्री पद से हटा ले। फिर आगे कौन है? 27 की लड़ाई आपको लड़नी है। अखिलेश यादव ने बता दिया है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है, तो आप किस चेहरे पर लड़ेंगे? और आपका ट्रम्प कार्ड हिंदुत्व ही है, अभी तक का इतिहास तो यही रहा है। हाँ बिल्कुल, लड़ाई आसान नहीं हो रहने वाली है और सीएम योगी को उनके पद से हटाना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े वही हैं। हमारे साथ देवेंद्र सर हैं, बिहार से आते हैं, बिहार की नजरों पर, बिहार की खबरों पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर रखते हैं। सर, नीतीश कुमार और तेजस्वी एक फ्लाइट से वापस आ रहे हैं, वापस ये दिल्ली आ रहे हैं, बिहार से दिल्ली आ रहे हैं। सरकार बनने की सुगबुगाहट है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? ऐसी उम्मीद दिख नहीं रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। सियासत है, संभव कुछ भी हो सकता है। बिहार के परिणामों को आप किस प्रकार से देखते हैं? आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें या बीजेपी की बात करें, किसको फायदा और किसको नुकसान होता दिख रहा है? नुकसान तो एनडीए को हुआ है, एनडीए को हुआ है। अगर लखनऊ को छोड़ दिया जाए, मोहनलालगंज से शुरू हुआ और अवध होते हुए पूर्वांचल, अब पूर्वांचल से सटे जिले जो हैं आरा, बक्सर, काराकाट, रोहतास, एनडीए साफ हो गया। और सोचिए इसका असर कहां तक हुआ है। मोहनलालगंज से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू अवध होते होते पूर्वांचल, अब इसका असर पूर्वांचल से सटे जिले जो बिहार के हैं वहां एनडीए पूरी तरह साफ। नाराजगी थी मोदी से नहीं, वहां जो लोकल कैंडिडेट थे उनसे नाराजगी थी, स्थानीय नेता जो है उनसे नाराजगी थी। जमीन पर काम दिखा नहीं, लोग नाराज थे, जिसका असर दिख रहा है। चलिए, जमीन पे जो नाराजगी थी वो नेताओं के प्रति देखने को मिली, चाहे वो सांसद हो या फिर पार्टी के नेता हो। हमारे साथ शैलेश सर हैं, जो विदेश की खबरें होती हैं, जो दुनिया के मुद्दे होते हैं, विदेशों के मुद्दे होते हैं, उन पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, उनके बारे में हमारी जनता को बताते हैं। उनसे बात करेंगे। सर,
भारत बहुत बड़ा एक चेहरा माना जाता है दुनिया के, जब हम उसमें ज्योग्राफिकल एरिया में देखते हैं, यहाँ का चुनाव जब होता है, यहाँ की सरकार बहुत बेटर करती है विदेश के लिए भी। वहां की मीडिया यहाँ के परिणामों पर अब तक क्या कह रही है आपके हिसाब से? देखिए, जो विदेशी मीडिया है वो ये कह रही है कि मोदी का जो एक वो था ऑरा था वो अब फीका पड़ रहा है और मोदी की चमक फीकी पड़ रही है। मोदी अब तक अजेय माने जाते थे, लेकिन इस चुनाव ने उन्हें दिखा दिया है कि मोदी अब भूतकाल है और भारत में नया नेतृत्व आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी विदेशी मीडिया कह रही है कि भारत में फिर से एक बार एनडीए की सरकार आ रही है, तो जो पॉलिसीज हैं लगभग वो बनी रहेंगी और जो अभी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे नायडू हो, दोनों विदेशी मामलों पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। इसी वजह से जो विश्लेषक हैं उनका भी ये कहना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति लगभग एज इट इज रहेगी, जैसा कि पिछले 10 सालों में रही है। हाँ, ये हो सकता है कि जो पीओके को लेकर के बीजेपी के नेता दावा करते रहते थे कि हम पीओके पे कब्जा करेंगे या फिर से उसको वापस लाएंगे, उसमें हो सकता है कि भारत को अपनी रणनीति को चेंज करना पड़े। और कई पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के रिश्ते इस समय बहुत नाजुक दौर में चल रहे हैं, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका में भी मैं कहूंगा कि अभी चीन का दखल काफी बढ़ा है, बांग्लादेश है, नेपाल के साथ भी भारत का सीमा विवाद बढ़ा हुआ है। इन सब देशों के साथ भारत को अपनी नई सिरे से एक रणनीति बनानी पड़ेगी और एक ऐसा रवैया बनाना पड़ेगा जो लोगों को जोड़े, न कि उनके साथ तनाव को बढ़ाए। तो कुल मिला के विदेशी मीडिया जो है वो मोदी की मतलब एक जो अजेय छवि है उसको एक दंड के रूप में इस परिणाम को ले रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रही है कि बीजेपी अभी फिर से सत्ता में वापस आ रही है, इसलिए फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पे बहुत बदलाव नहीं दिख रहा है। बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन जिस जिले से आप आते हैं, जौनपुर, वहां की मछली शहर लोकसभा सीट, वहां से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज जीती हैं। वहां का जो स्थानीय पॉलिटिक्स है, जो ज्योग्राफी है वहां की, चाहे वो पॉलिटिकल बात करें या फिर वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, समाजवादी पार्टी को वहां पर इतना सपोर्ट कैसे मिला? क्योंकि जौनपुर सीट भी सपा जीती, मछली शहर भी सपा जीती, तो क्या मुद्दे रहे होंगे स्थानीय? क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, वहां पे रहे हैं आप। देखिए, जो अभी बीपी सरोज थे बस्ती शहर के सांसद, उनके बारे में ये था कि वो लोगों के बीच में कम जा रहे थे और लोगों से उनका जुड़ाव जो था वो घटता चला गया और एक जो जातीय समीकरण अखिलेश ने वहां पे बनाया वो काफी कारगर रहा। उन्होंने यादव, मुस्लिम और ओबीसी जातियों को और दलितों को साधने की कोशिश की और वो उनका जो प्रयोग था वो काफी हद तक सफल रहा। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पे प्रत्याशी बदलने के लिए काफी लोगों ने कहा था और बीपी सरोज के बारे में फीडबैक बहुत खराब था, इसके बावजूद उनको बीजेपी ने रिपीट किया। इसका वहां के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मतलब निराशा के साथ स्वागत किया। इसका एक और वो रहा कि बीपी सरोज ने जिन लोगों पे दांव लगाया कि हाँ ये हमारे लिए प्रचार करें और आगे बढ़ाएं, उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता कम थे, बाहर से जो लोग आए थे वो ज्यादा थे। इसके अलावा जो अगड़ी जातियां, जो बीजेपी को कोर वोट बैंक था यहाँ पे, वो कम संख्या में वोट देने निकली। तो इन सब का जो असर रहा वो कंबाइंड होकर के जो है वो बीपी सरोज की हार के रूप में सामने आया। वहीं जौनपुर की बात करें तो वहां भी इसी तरीके का मामला रहा। एक पैरासूट से प्रत्याशी को लाया जाता है और बीजेपी का प्रत्याशी उसे बता दिया जाता है। धनंजय सिंह फैक्टर वहां पर जौनपुर में नहीं, मैं भी आ रहा हूं उस पे। एक पैरासूट से प्रत्याशी को लाया जाता है और महाराष्ट्र से उसको अचानक से जौनपुर में बैठा दिया जाता है कि ये अब आपके बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसका वहां के जो स्थानीय राजपूत बिरादरी है उसमें भी असंतोष दिखा गया। अब उसमें अभी जो धनंजय सिंह का फैक्टर है वो काफी महत्वपूर्ण था। चुनाव से ठीक पहले कहा जा रहा था कि वो सपा के टिकट पे भी जा सकते हैं, लेकिन बाद में उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है, वो बीजेपी को समर्थन करते हैं, लेकिन ये समर्थन केवल नाम का रहा। नीचे से जो उनके सपोर्टर थे वो बीजेपी के जो ये पैरासूट से लाए गए प्रत्याशी थे उनके साथ जुड़ नहीं पाए और बहुत कम संख्या में लोगों ने जो बीजेपी का कोर बैंक था वो वोट देने गया। वहीं अखिलेश ने जो है एक धाकड़ उम्मीदवार अपना वहां पे पेश किया और जो उनका एक पूरे पूर्वांचल में एक रणनीति रही कि जातियों को समीकरण बहुत अच्छे से साधा उन्होंने। ओबीसी की जितनी जातियां थी उनको साधने की कोशिश की, साथ में कुछ दलित मतदाता, मुस्लिम्स, इनका एक उन्होंने एक ऐसा वो गठबंधन बनाया जो बीजेपी को इस जौनपुर की सीट से हराने में कामयाब रहा।
ये धन्यवाद आपका। यानी वो बात निकलकर सामने आ रही, जाति समीकरण, स्थानीय मुद्दे और वहां के नेता जिन पर बीजेपी ने दांव लगाया। अब हम बढ़ते हैं मछली शहर से, जौनपुर से गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर से ऐश्वर्य हमारे जो यूपी की खबरों पर बेहद एंगल से, अलग अलग एंगल से खबरें लिखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या स्थानीय मुद्दे हो, उनके बारे में हमारी जनता को बताते हैं। उनसे हम बात करेंगे गोरखपुर के बारे में। जाति समीकरण की काफी बात हो रही है, लेकिन गोरखपुर में जाति समीकरण क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां से काजल निषाद थी, और जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, यादव हो या पिछड़ी जातियां हो या फिर मुस्लिम हो और निषाद हो, गोरखपुर में उनकी संख्या ज्यादा है। काजल निषाद वहां से उम्मीदवार थी, लेकिन रवि किशन, क्या गोरखपीठ का जो हाथ उनके ऊपर था उसका पूरा असर दिखा वहां पर? हाँ, विशेष तौर पर अगर केवल गोरखपुर सीट की बात की जाए तो जाहिर तौर पे हिंदुत्व का कार्ड वहां पूरी तरह चला है। लेकिन जो रवि किशन की जीत का मार्जिन है, पहली बार 2019 में वो जीत के आए थे, जीत का मार्जिन इस बार उनके कम हो गया है। काजल निषाद का वोट परसेंटेज बढ़ा है, जो सपा और कांग्रेस वहां पे मिलकर लड़ी है। और यही हाल गोरखपुर जिले की दूसरी सीट है बांसगांव, वहां भी देखने को मिला है। काफी नजदीकी मुकाबला वहां देखने को मिला है। कमलेश पासवान वहां से चुन के आते हैं 3 बार, चौथी बार ये चुनाव ये लड़ रहे थे और बहुत ही कम मार्जिन से उनको जीत मिली है। सदल प्रसाद थे गठबंधन के प्रत्याशी। तो गोरखपुर की सीटों पर जीत तो मिली है, लेकिन मार्जिन कम हुआ है। तो हिंदुत्व कार्ड चला है, लेकिन जातिगत जो समीकरण है उसने असर दिखाया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। स्थानीय मुद्दे भी रहे हैं। और एक सबसे दिलचस्प बात जो मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे यूपी के चुनाव में, भाजपा को इस चुनाव में 29 सीटों का नुकसान हुआ है। 33 + 3 अपना दल और इसको रालोद को जोड़ दिया जाए तो 36 सीटें इनकी आई हैं। पिछले चुनाव से 29 सीटें कम हैं इनकी। और इस बार के चुनाव में 7 केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश से जीत कर जाते हैं, उस 11 में से 7 केंद्रीय मंत्री अपना चुनाव हार गए हैं। इसमें आप मतलब बड़ा नाम तो सबसे पहले स्मृति ईरानी का है अमेठी से, कौशल किशोर है मोहनलालगंज से, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान है, अजय मिश्र टेनी है लखीमपुर सीट से। तो ऐसे चंदौली से हैं महेंद्रनाथ पांडे, बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी चुनाव हार गए हैं। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और जालौन से भानु प्रताप वर्मा। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है, मतलब कि मोदी सरकार को झटका तो लगा है इसमें यूपी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अच्छा, गोरखपुर से जब आप आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र अपने आप आ जाता है। ये सवाल मैंने अजेंद्र सर से भी पूछा था, मैं आज भी पूछूंगा। केजरीवाल ने जो दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को का पत्ता जो है अमित शाह और मुख्य प्रधानमंत्री मोदी मिलकर काटने वाले हैं, इसमें कितना दम आपको दिखता है जब आप एक गोरखपुरिया होने के नाते इस पे विचार करते हैं, सोचते हैं? तो नहीं, देखिए, तो सियासत की बात है, कौन अब ये पार्टी का अंदरूनी निर्णय क्या होता है, कौन किस पे भारी पड़ता है। लेकिन एक गोरखपुर से लखनऊ के बीच में आने पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक सीट पड़ती है और जो पूरी दुनिया की नजर में है, वो फैजाबाद लोकसभा की सीट है। उसकी चर्चा अचानक से कल तेज हो गई है। फैजाबाद अयोध्या जो है 2 बार चर्चा में आया इस साल। एक 22 जनवरी को आया जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, भव्य राम मंदिर बना, और दूसरी बार आया है 4 जून को, यानी जो कल की तारीख थी 4 जून। तो अयोध्या सीट जो फैजाबाद के नाम से है संसदीय सीट, वो भाजपा हार गई है। तो ये सोशल मीडिया देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि फैजाबाद सीट आखिर हार क्यों गई। तो ये मतलब बहुत गौर करने वाली बात है कि कुछ अहम फैक्टर्स रहे फैजाबाद में, जो मैं इस पे खबरें भी बना रहा था कुछ। तो वहां पे एक तो सबसे बड़ा ये है कि लल्लू सिंह जो 2 बार से सांसद थे भाजपा के, उनको टिकट दिया गया। तो ऐसा कहा गया, वहां के लोगों से बात हुई तो वहां लोगों ने कहा कि ये मतलब उनको लेके भी नाराजगी थी लोगों में कि मतलब ठीक है अयोध्या का विकास हुआ है राम मंदिर के नाम पे, लेकिन अगल बगल की जो सीटें हैं। अच्छा, एक जो गौर करने वाली बात है कि फैजाबाद लोकसभा में जो सीटें आती हैं उसमें जो अयोध्या सदर की सीट है वहां भाजपा को अच्छे वोट मिले हैं, मतलब भाजपा को वहां पे बढ़त है। तो वो राम मंदिर पर्टिकुलर उसका असर तो दिखा है। लेकिन जो बाकी सीटें हैं, मतलब मिल्कीपुर है, बीकागंज है, रुदौली है और एक दरियाबाद की सीट है बाराबंकी की। तो यहाँ पे जो है जातिगत समीकरण ने पूरी तरीके से काम किया है। जिसको सपा ने जिसको टिकट दिया था, अवधेश प्रसाद दलित नेता है, पासी बिरादरी से आते हैं। तो अयोध्या इस पूरी 5 विधानसभा सीटों में पासी मतदाता अच्छे खासे हैं, तो उनको टिकट दिया। और वो आज के नेता नहीं है, मतलब जो अवधेश प्रसाद को ना जानते हो, वो 9 बार के विधायक रहे हैं। वो 40-50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं।
तो एक जो जातिगत समीकरण है वो हिंदुत्व पे कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है फैजाबाद में। और ये बात केवल फैजाबाद की नहीं है, फैजाबाद से सटे हुए जो बाकी और जो सुल्तानपुर, बाराबंकी, मोहनलालगंज, ये तमाम जो अंबेडकर नगर, आजमगढ़, ये तमाम जगहें जो हैं यहाँ पे भारी पड़ गई। और एक जो उनको नुकसान भी हुआ, जो एक बयान देने से जो नुकसान होता है किसी पार्टी को, अगर ये किसी को दिखाना हो राजनीति में, तो ये लल्लू सिंह को दिखाया जा सकता है कि उन्होंने एक जो बयान दे दिया था कि संविधान, लोगों ने, किसी ने पूछा कि जो है साहब 400 सीटें बात हो रही है कि 400 पार 400, तो 400 पार क्या करेंगे, तो उन्होंने बयान दे दिया मीडिया में कि 400 पार वो होगा कि ये संविधान बदलना है। तो एक वो जो दलित वोटर्स में जो संदेश चला गया, दिमाग में संदेश चला गया कि अरे ये तो संविधान बदल देंगे। तो एक अहम बात जो छूट जाती है वो ये है कि युवाओं का गुस्सा, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है। अग्निवीर स्कीम जो अजय सर बता रहे थे कि जो पूर्वांचल और अवध के लोग ज्यादा तैयारी करते हैं, वो अग्निवीर स्कीम को लेके खास सहमत नहीं है उसकी पॉलिसी से, और जो नौकरी नहीं आ रही है, तो ये भी एक गुस्सा है। जो ये सारी कंबाइन चीजें होकर फैजाबाद जो है ले डूबा भाजपा। मैं इसमें अपने दो और साथियों को जोड़ना चाहूंगा इसी बहस में या इसी चर्चा में। हमारे साथ वैभव सर हैं, राहुल सर हैं। सर, अयोध्या की बहुत ज्यादा बात हो रही है, उनसे सटी जो 3 सीटें सुल्तानपुर हो गई, बाराबंकी हो गई, उनकी बहुत ज्यादा बात हो रही है। अयोध्या पे सबसे पहले मैं आऊंगा, क्या फैक्टर्स रहे कि बीजेपी वो सीट हार गई जिसके नाम पर पूरे देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो जाते थे, कहते थे कि हमने राम मंदिर बनाया, आप हमको इस नाम पे वोट दीजिए। अब आप अयोध्या ही हार जाते हैं, क्या संदेश जाता है इससे? देखिए, अयोध्या की हार का कोई स्पेसिफिक कारण ये विकास या फिर ये सब को नहीं कह सकते हैं। अयोध्या में विकास हुआ, ये हर कोई मानता है, वहाँ जाने वाले लोग मानते हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण बनाने की बात थी, बीजेपी जब भी जीतती है तो उसका एक ही होता है कि वो पन्ना प्रमुखों के जरिए उनकी जीत तय होती है। लेकिन अयोध्या में पन्ना प्रमुखों का गणित नहीं चला। समाजवादी पार्टी ने जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स खेली, उसमें वो सीट उनके पाले में चली गई। तो अयोध्या सीट में विकास या फिर ये राम मंदिर का मुद्दा, ये सब कुछ भी नहीं मान सकते हैं। विकास तो हुआ है, लेकिन उसको आप इससे नहीं जोड़ सकते हैं कि रिजल्ट क्यों बदला। और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का देखेंगे तो आप प्री इमरजेंसी और पोस्ट इमरजेंसी वाला जो दौर है उसमें देखेंगे। प्री इमरजेंसी जो 1977 से पहले के जितने भी चुनाव होते रहे थे उसमें कांग्रेस यहाँ पर लीड लेती रही थी। उसके बाद कभी भी 1991 को छोड़ दें तो किसी भी पार्टी ने बड़ी जीत नहीं दर्ज की। 2014 तक हमेशा जो क्षेत्रीय दल थे उसमें सीटें बढ़ती रही। 1980 और 84 में कांग्रेस ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी सीटें उनकी उस स्तर पर नहीं आ पाई जो पोस्ट प्री इमरजेंसी दौर में आती थी। 1991 में पहली बार यूपी में भाजपा ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1996, 98, 99 इन सारे चुनावों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने मंडल कमीशन को भुनाया और उसके आधार पर जो जातीय समीकरण थे वो दिखे। 2004 में भी कुछ इसी प्रकार की रही। 2009 में भी भाजपा 10 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 21 सीटों पर जीती थी, समाजवादी पार्टी 23 सीटों पर जीती थी और बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर जीती थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने जातीय जो गणित था उसको तोड़ दिया और उस एक साथ 73 सीटों पर एनडीए जीती और 7 पर। एक बड़ा फैक्टर था हिंदुत्व, लेकिन 2024 के चुनाव में जब आप आते हैं और देखते हैं समाजवादी पार्टी की 37 सीटें और उसके जब आप फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर से वही जाति फैक्टर आता है। तो क्या धर्म पर अब जातियां फिर से आगे आने लगी हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर से वो दौर वापस आने वाला? देखिए, राजनीति बुलबुला होता है और बुलबुला एक समय के बाद फट जाता है। तो जब आप इसमें जाएंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे यूपी का, तो यहाँ पर किसी भी दल ने अपना वर्चस्व बनाकर नहीं रखा। कांग्रेस अपना वर्चस्व यहाँ पर बनाकर नहीं रख पाई।
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपना वर्चस्व नहीं बनाकर रख पाई। वही स्थिति अब भाजपा के साथ है। एक समय के बाद इसका बुलबुला फटा है तो फिर वो अपने स्तर तक आई है। यूपी की जनता जल्दी बोर हो जाती है। एक तरीके से ये देखें, किसी को भी अपना नेता नहीं बना के लंबे समय तक रखती है। वैभव सर हमारे साथ हैं। आपसे हम उन सीटों पर बात करने की कोशिश करेंगे जिन पर अभी तक शायद बात नहीं हो पाई, चाहे वह अनुप्रिया पटेल की सीट हो, जहां पर ऐसा माना जा रहा था कि राजा भैया का फैक्टर बहुत ज्यादा काम करेगा, वहां पर अनुप्रिया पटेल जीती हैं। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता वो जीती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार से, जो दूसरा गांधी परिवार है, उससे कोई सांसद ना हो। तो इन दो सीटों को आप कैसे देखते हैं? साथ ही पूर्वांचल में बीजेपी का जो प्रदर्शन था उसको अगर आप समेटने की कोशिश करें 1-2 मिनट में तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अवध की सीटों पे बातचीत कर लेता हूँ। मेनका की सीट सुल्तानपुर अवध की सीट है। आसपास की सीटें भी फैजाबाद हो गया, आपका जौनपुर, मछली शहर, प्रतापगढ़, ये सब अवध की सीटों में आता है। मेरे विचार से जो लोकल जनता है इन सीटों की, वो अपने स्थानीय सांसदों से काफ़ी नाराज चल रहे थे। ये चीज़ें ऊपर बीजेपी में पहुंचाई भी गई थी, उसके बावजूद बीजेपी ने इन सांसदों का टिकट नहीं काटा। नए चेहरों को जगह टिकट न देके इनको दोबारा विश्वास जताया। 2019 में, 2014 में मोदी के नाम पे यहाँ के लोगों ने वोट दिया था, पर इस बार शायद उनकी सांसदों से जो नाराजगी थी वो एकदम उभर के आ गई, और यही वजह है कि उन्होंने सपा के प्रत्याशियों को जम के वोट दिए। मेनका गांधी हो गई प्रतापगढ़ से, संगमलाल गुप्ता हो गए, मछली शहर और जौनपुर के प्रत्याशी हो गए। इन सबको स्थानीय जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मिर्जापुर की आप बात कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल की, राजा भैया का फैक्टर। तो अनुप्रिया पटेल राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में एक चुनावी प्रचार करने आई थी। वहाँ उन्होंने राजा भैया का नाम लिए बगैर कड़ी बयानबाजी की थी, तो उससे माना जा रहा था कि उसका असर पड़ेगा। और प्रतापगढ़ में इस बार राजा भैया ने किसी भी पार्टी के पक्ष में खुल के वोट देने की अपील भी नहीं की, तो इसका नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ा। और राजा भैया के समर्थकों ने खुल के सपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, और यहाँ तक कि कौशाम्बी के जो सपा प्रत्याशी थे वो राजा भैया की पार्टी का पटका पहन के, वो लाल टोपी लगाते थे सपा की और पटका पहनते थे जनतंत्र पार्टी की, तो उसका काफ़ी असर दिखाई पड़ा। तो माना यह जा रहा है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी बयानबाजी काफ़ी असर पड़ी है यहाँ पे अवध के क्षेत्रों में। पूर्वांचल की बात कर रहे थे हम, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का बहुत दबदबा देखने को मिला, चाहे वो गाजीपुर की सीट हो, आजमगढ़ हो, वहां पर। और अखिलेश यादव का जो परिवार था, 5 सीटों पर उनके परिवार के लोग लड़ रहे थे और 5 सीटें वो जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या एसओपी रही? क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनका बेहतर प्रदर्शन था, 20 सीट, अगर मैं सही हूं तो 23 सीटें था। तो अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को पछाड़कर 37 सीटों पर पहुंच गए। क्या अखिलेश यादव को अलग बना गया इस बार बीजेपी या फिर बाकी दलों से? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अखिलेश यादव को जो सफलता मिली है उसमें उनका उतना हाथ नहीं है जितना लोग बीजेपी से नाराज थे, इस वजह से उनको इतनी सीटें मिल गई हैं। और रही बात मुलायम और अखिलेश की तुलना की, तो जैसे मुलायम ने मुस्लिम और यादव समीकरण के आधार पे सीटें ले आते थे, तो उसमें अखिलेश ने पीडीए ऐड किया, पिछड़ा वर्ग वगैरह भी ऐड किया, तो इसकी वजह से भी उनको काफ़ी फायदा मिला। अवध पूर्वांचल की सीटों पे इस वजह से उनको ज़्यादा सफलता हासिल हुई है। अखिलेश की बात हो गई, बीजेपी की बात हो गई, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एक नेता उत्तर प्रदेश का जिसका बहुत बड़ा कद है लेकिन वो गायब है, मायावती, एक भी सीट नहीं आई। पिछली बार जब अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन था 10 सीटें वो जीत गए थे, इस बार 10 से आंकड़ा 0 पर आ गया। तो वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस साथ में आती है तो उसकी 1 सीट से 6 सीटें या 7 सीटें हो जाती हैं। तो क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना सामने वाली पार्टी को फायदा पहुंचाता है? और बीएसपी के प्रदर्शन पर आप इन 2 मुद्दों पर अगर बात करना चाहेंगे, राहुल सर से भी हम एक सवाल इसी पर लेंगे, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप जरा अगर
छोटे से उसमें बता सके कि मायावती का ये प्रदर्शन ऐसा कैसा रहा। देखिए, मायावती 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था कि उनको 0 वोट मिले थे 80 में से। 10 साल बाद फिर से ये इतिहास दोहराया गया है। इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि मायावती जो एकला चलो रणनीति अपनाई थी, उससे इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और जहाँ मुस्लिम वोट बैंक पे ये भी दावा करती हैं और अखिलेश यादव भी दावा करते हैं। आज उनका ट्वीट भी आया तो उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यक समाज से बहुत नाराज हूँ। जी, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा एक ऐसा दल रहा जिसने सबसे ज़्यादा 35 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। मुस्लिम उम्मीदवार। हाँ, उनको पहले भी दिया जाता रहा, इस बार भी दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मायावती ने लिखा है कि बसपा को मुसलमान समाज समझ नहीं पा रहा है। आकाश आनंद भी बीच में आए, प्रचार किया, बहुत तेज तर्रार बीजेपी पर हमलावर हुए, आतंकवादी तक बता दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद मायावती ने उन्हें उनके पद से हटा दिया और थोड़ा बताया कि वो अपरिपक्व हैं अभी। मायावती का ये फैसला उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि इससे आम जनता में ये संदेश गया, मतलब जो भाजपा के विरोधी हैं, कि मायावती ने ऐसा करके कहीं ना कहीं भाजपा का साथ दिया है। क्योंकि आकाश आनंद लगातार भाजपा पे ही हमला कर रहे थे और उनको अगर उन्होंने शंट कर दिया ये बताते हुए कि आप अपरिपक्व हैं, तो लोगों के अंदर ये संदेश गया कि मायावती बैकग्राउंड पीछे से जो है भाजपा को ही समर्थन कर रही है। राहुल सर से वो सवाल हम दोबारा पूछेंगे। जब हमने अखिलेश यादव पर सवाल पूछा कि क्या मुलायम सिंह यादव से बेहतर उनका जो इस बार प्लान था वो रहा, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का इसमें ज्यादा हाथ नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के खिलाफ लोगों की ज्यादा नाराजगी रही, इस वजह से अखिलेश यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने जो पीडीए की राजनीति की वो जमीन पर उतरी, और जब कोई भी समीकरण जमीन पर उतर जाता है तो फिर उसका असर दिखता है। नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी 2019 में भी थी, और उस समय समीकरण बहुत बड़ा था। जातीय समीकरण की बात अगर करें तो मायावती और अखिलेश यादव एक साथ थे, मतलब दलित, मुस्लिम और जो माय समीकरण था अल्पसंख्यक मुस्लिम यादव और उसमें दलित, ये 3 जातियां एक साथ थी, लेकिन वो समीकरण जमीन पर नहीं उतरा था। दोनों दल आपस में लखनऊ में मिले, लेकिन वही जब चुनावी मैदान में गया तो वहां पर दोनों दलों के लोग जो थे या वोटर थे वो एक साथ नहीं आते। इसमें जो है ना आदर्श, इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे, ये बात सही कह रहे हैं, वैभव भी सही कहे हैं, राहुल भी सही कहे हैं, इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने इस पूरे, अगर आप देखिए 2019 से बात शुरू करें, बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाई है। उसने 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया, खुद आगे बढ़ के पुरानी जो वैमनस्यता थी जो 90 के दशक से चली आ रही थी उसको भुला करके अखिलेश यादव खुद उनके घर गए और उसके बाद उन्होंने गठबंधन के लिए मनाया। मायावती आई भी। 2019 में प्रदर्शन में अखिलेश यादव को कोई लाभ नहीं मिला। 5 सीटें वही जीते जो 2014 में जीते थे, वही रिपीट हो गया, यानी कि वो सिर्फ अपनी सीट जीत पाए। मायावती शून्य में थी जो 2014 में, वो 10 पे पहुंच गई और इसमें माना गया, साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके मायावती को लाभ मिला। लेकिन यहां से चीजें बदलती हैं। मायावती ने 10 सीटें हासिल करने के बाद 2019 में ये कह के गठबंधन तोड़ दिया कि अखिलेश का वोट हमारे पास ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारे वोट अखिलेश को गए, जबकि बात जमीन पर उल्टी दिखाई दे रही थी। जो सीटों की संख्या है वो उल्टी दिख रही थी कि मायावती अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई, लेकिन अखिलेश का वोट ट्रांसफर हुआ बसपा को। अब यहां से कहानी बदलती इसलिए है क्योंकि मायावती ने जिस तरह से डिसीजन लिया वो अभी तक इस तरीके के फैसले लेती आई हैं गठबंधन तोड़ने वाले, लेकिन यहाँ पर अखिलेश ने कुछ भी नहीं बोला, तो वो सिंपैथी जो है वो कहीं ना कहीं जनता की अखिलेश के साथ जुड़ गई। इसके बाद से अखिलेश ने स्मार्टली काम किया। उन्होंने लालजी वर्मा से लेकर रामाचल राजभर और तमाम जो बसपा के कद्दावर नेता हैं उनको तोड़ना शुरू किया। 2019 के बाद से अखिलेश यादव ने यह मुहिम चलाई। उसके बाद से ज्यादातर जो बसपा की रीढ़ कहे जाते थे उन नेताओं को तोड़ना शुरू किया। उसका लाभ यह हुआ कि उन नेताओं ने बसपा संगठन में, क्योंकि वो संगठन में काम कर चुके थे बसपा के, वो पूरे प्रदेश को अच्छी तरह से जानते थे और दलितों को कैसे जोड़ना है वो ये जानते थे। और चूंकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिदृश्य कुछ ऐसा है कि दलित जो है वो यादव बिरादरी से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता है, तो ये एक रहा है ट्रेंड।
लेकिन वो चीजें अखिलेश यादव ने पाटनी शुरू कर दी। 2019 के बाद से ही ये काम शुरू हुआ। 2022 में अखिलेश यादव को इसका लाभ भी मिला। अंबेडकर नगर में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में ज्यादातर सीटें जो है अखिलेश यादव निकाल ले गए, समाजवादी पार्टी निकाल ले गई। कई सीटों पे जहां पर वो हारे, वो ऐसी सीटें 40 से 50 सीटें हैं जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी और भाजपा फिर हल्का सा एज लेकर के वो जीती और उसने सरकार बना ली। सरकार अखिलेश यादव नहीं बना पाए, लेकिन ये रणनीति काम करना शुरू कर चुकी थी, फल देना शुरू कर दी थी। 2024 में उसी रणनीति का फल है कि इस बार ये माना जा रहा है कि दलित वोट भी जो है वो अखिलेश यादव को मिला है। तो यानी कि उनकी जो पीडीए की जो रणनीति थी वो सफल होती दिख रही है जमीन पर। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी थी, सांसदों की निष्क्रियता थी और जमीन पे कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसने एक प्रकार से कोड़ में खाज वाला काम कर दिया कि वो पहले ही पब्लिक खफा थी उन लोगों से और सिर्फ आप मोदी पे और राम मंदिर पे इलेक्शन लड़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ जितने भी बयान होते थे उसमें राम मंदिर, औरंगजेब से लेकर के तमाम बात करते थे। खास बात यह रही कि इस बार विपक्ष ने उसका जवाब नहीं दिया, नहीं तो मामला हिंदुत्व की तरफ मुड़ता तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अपने आप फिर से ठीक हो जाती। चर्चा को हम एक आखिरी जाते जाते एक ऐसे नेता की बात कर लेते हैं जो आजकल देश की राजनीति में बहुत बड़ा कद है, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार भाषणों में ऐसा कहते हुए नजर आए थे कि इस बार जो ऐतिहासिक जीत होगी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो एक बड़ा धक्का लगा एक उनकी इमेज को, क्योंकि जो जीत का अंतर था वो सिर्फ 1.5 लाख था। कई सीटों पर ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में चाहे राहुल गांधी की बात करें वो बड़े अंतर से जीते, 4 लाख 5 लाख वोटों से जीते। वही कई ऐसी सीटें थी जहां पर अंतर जो था वो ज्यादा था, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री की सीट पर देखते हैं तो वो अंतर महज 1.5 लाख दिखता है। सिर्फ छोटा छोटा रिएक्शन एक ले लेंगे वाराणसी के बारे में। वैभव सर, वाराणसी पर क्या रहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतने कम अंतर से जीते वहां पर? क्योंकि काशी कॉरिडोर की बात करें या फिर वाराणसी में विकास जो प्रधानमंत्री मोदी जिसका दावा करते हैं, क्या वो फेल हो गया? और एक बार प्रधानमंत्री, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं जी, उनके नाम पे वाराणसी की जनता वोट नहीं दे रही जहां पर इतने विकास का दावा कर रहे हैं। देखिए बनारस की जहाँ तक बात है, काफ़ी लोगों को हैरानी हुई क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो मोदी जो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता करते थे, उनकी जीत का अंतर 1.5 लाख तक सिमट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो आलम है, अभी हाल में सिपाही भर्ती आई, रद्द हो गई, ऐसी बहुत सारी भर्तियां आती हैं, रद्द हो जाती हैं, तो खासकर युवा वर्ग काफ़ी नाराज है और वो नाराजगी मुझे लगता है मोदी के इस जीत के कम अंतर में भी नजर आ रही है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। बड़ा मुद्दा है। नहीं, एक और चीज मैंने देखी, क्योंकि मैं अयोध्या से आता हूँ, अयोध्या सीट पर जो परिणाम है वो ऐसे आए जिसने पूरे देश को चौंकाया और अब अयोध्या वासियों को ही लोग टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया बीजेपी को क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया। लेकिन जब आप काशी कॉरिडोर की बात करते हैं, अयोध्या मंदिर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो वहां पे जब स्थानीय लोग हैं वो इस बात से नाराज हैं कि अगर सड़क बन रही है, विकास हो रहा, हमारा घर चला गया, हमारी दुकानें चली गई, हमको यहाँ रहने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बस्तियां उजाड़ दी गई। तो क्या ये मुद्दा भी, वाराणसी की बात करें, चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, तीनों सीटें बीजेपी हारी और तीनों को लेकर वो लगातार दावा करते रहे कि हम यहाँ बेहतर काम करते रहे। मथुरा को छोड़ दें, बाकी 3 सीटें चाहे प्रयागराज हो चाहे वाराणसी हो, वहां पर बीजेपी कमजोर हुई है। तो क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर है वहां की स्थानीय जनता? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी विकास कार्य होते हैं तो जो स्थानीय आबादी होती है उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लखनऊ में भी ऐसे बहुत सारे केस हुए, विकास कार्यों के चलते आबादी की आबादी खाली करा दी जा रही है, बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं। तो ये जो लोकल जनता की नाराजगी है वो भी नजर आई है इस बार। जो मोदी का जादू था, मोदी का लहर था, उसमें नो डाउट काफ़ी कमजोरी आई है, ये खुल के सामने आ गया है। और जिस तरह से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो अजय राय तो खुल के कह रहे हैं कि काशी में अब गुजरात का मॉडल नहीं चलेगा, पसीने छुड़ा दिए। एक छोटा सा रिएक्शन राहुल सर से भी लेंगे कि काशी के परिणाम पर या प्रयागराज के जो वहां पर दिखा बीजेपी को हार मिली, अयोध्या में मिली, छोटा सा रिएक्शन है कि क्या हुआ ऐसा कि बीजेपी का जो मॉडल था वो चला नहीं, विकास
करने के बावजूद वहां पर ऐसा हुआ? अखिलेश यादव का पीडीए सफल रहा है। विकास नहीं, वही पीडीए, फिर से जाति समीकरण। बिल्कुल। ऐश्वर्य भैया से भी हम पूछेंगे कि इन तीनों सीटों पर जो रिजल्ट आपको देखने को मिले, परिणाम, चाहे वो काशी में हो, प्रयागराज में हो, अयोध्या में, क्या फैक्टर्स रहे? देखिए, इसकी बात कर लेते हैं, काशी की जो बात हो रही थी भी उसकी बात कर लेते हैं। तो एक जो वही जैसे यूपी है ना, यूपी राजनीतिक तौर पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है, तो यहाँ कब क्या हो जाए, और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मतलब बहुत हैरान करने वाली बात तो लोगों के लिए रही कि भाजपा बनारस में हार गई जहां से मोदी लड़ रहे हैं। हार नहीं, अंतर जो था मतलब माफी चाहेंगे, वहां पे अंतर अजय राय के शब्दों में कहे तो वो हारे ही हुए हैं, उन जीत उनकी है। तो इसकी एक वजह ये है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, ये आश्वस्त थे कि मोदी लड़ रहे हैं भाई, ये तो हम जीत के ही रहेंगे। तो अब लोग कार्यकर्ता जो हैं बैठकों में तो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में, गली मोहल्लों में उतनी सक्रियता नहीं दिखा पाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि पीडीए गठबंधन का फायदा मिला, और ये बोला गया कि अगर बहुमत से सत्ता में आ गए फिर से तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में बदलाव आएगा। तो जो काशी लोकसभा, जो बनारस की लोकसभा का जो पूरा एरिया है, उसमें दलित मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, पटेल बिरादरी के लोग भी अच्छी खासी संख्या में है, तो इसका भी एक असर हुआ है कि वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। और दूसरी बात, एक और बात है कि बनारस में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतलब बहुत ज्यादा वोट बटे नहीं, मोदी थे भाजपा से, बनारस से कांग्रेस गठबंधन से अजय राय थे, तो इनके भी जो बाकी के प्रत्याशी हैं, अधिकतर की जमानत बची नहीं। एक बसपा के लारी साहब हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको 32 से 33 हजार वोट शायद ऐसे कुछ मिले हैं। तो वो जो लड़ाई हुई है इन दो ही लोग के बीच में हुई है, जो बताओ कि ऐसा बहुत कि एक कोई 1 लाख पा गया, कोई 50,000 वोट पा गया, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सब मुख्य कारण है यहाँ पे इनका। अखिलेश यादव का पीडीए और स्थानीय मुद्दे दो यहाँ पर, बाकी वो बात युवाओं की बात, पूर्वांचल बेरोजगारी की बात, निम्न मध्यम और मिडिल क्लास में महंगाई की बात, ये सब का भी असर रहा। चलिए आगे हम शाली सर से भी एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे कि सर, विकास इतने दावे करने के बाद प्रयागराज, काशी और अयोध्या, बीजेपी वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्या वजह रही? जॉबलेस ग्रोथ, एक शब्दों में अगर हम कहें तो जो मोदी सरकार का ये विकास रहा वो जॉबलेस ग्रोथ का रहा। इसमें बड़े बड़े जो लोग थे वो और अमीर होते जा रहे हैं। लोग अडानी अंबानी की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो पूंजीपति हैं या ठेकेदार हैं वो इस सरकार में काफी लाभान्वित हुए, लेकिन जो नीचे का तबका था वो नहीं आगे बढ़ पाया, और जो मिडिल क्लास है वो महंगाई से परेशान रहा। तो वो मिडिल क्लास जो बीजेपी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है, उसने जो है बीजेपी को झटका दे दिया इस बार, और महंगाई और जॉबलेस ग्रोथ, आप समझिए कि किसी फॉर्म को अगर कोई भी नौकरी आती है इस समय ज़्यादातर बड़े राज्यों में, तो लाखों की संख्या में उसको अप्लाई करने वाले बच्चे आ जाते हैं। मान लो 100 नौकरियां निकल रही हैं तो पता लगेगा 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें अप्लाई करने वालों में इंजीनियर भी हैं, एमबीए भी हैं, मतलब जो हाई स्किल्ड या जिनको कहा जा सकता है कि अच्छी पढ़ाई किया है उन्होंने, और 25-30 साल तक पढ़ने के बाद अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये फ्रस्ट्रेशन होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो मेरे ख्याल से जो जॉबलेस ग्रोथ है वो एक बहुत बड़ी वजह है मोदी सरकार के इस फेल्योर की। स्थानीय मुद्दे, जॉबलेस और जो विकास को लेकर बातें सामने आ रही हैं, वो इन परिणामों पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी सीटें हो, अयोध्या की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा कि जो युवा है वो बेरोजगार है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर काम नहीं किया गया। शैलेश सर ने बताया कि जो एक अंतर है गरीबों में और अमीरों में, वो लगातार बीजेपी सरकार में बढ़ता जा रहा है। ये कई सारे फैक्टर्स थे, और बाकी चाहे पूर्वांचल की हमने बात कर ली, हमने अवध क्षेत्र की बात कर ली कि आखिर वहां पर बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह क्या रही, क्या क्या फैक्टर्स रहे, अखिलेश यादव का इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे रहा, किस वजह से वो समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखा पाए। मेरा नाम है आदर्श और इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।